हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए भाई, पिछले टर्न पे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को संधि निर्माण में दीर्घ संधि का सूत्र और दीर्घ संधि के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो करा दिए थे। आज सेकंड संधि है हमारी गुण संधि। ठीक है, स्वर संधियाँ हमारी चल रही थी जिसमें पहली स्वर संधि दीर्घ संधि हमने आपको क्लियर की थी पिछले वीडियो में। आज आपकी दूसरी स्वर संधि है गुण संधि। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गुण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आद गुणः। इसको अदेंग गुणः के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे अंग प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रत्याहार हमने आपको क्लियर किया था, तो अंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे थे आपके, आ ई उ री री ए और ओ, इतने वर्ण आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो आद गुणः सूत्र है वो क्लियर क्या कर रहा है, आद यानी पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, आ स्वर निकल रहा है। तो गुण संधि में क्या होता है, जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ हो, यानी पहले पद की कंडीशन हमारे पास क्या है कि जहाँ पे हमारा पहला पद खत्म होना चाहिए उसमें कौन सा स्वर होना चाहिए, आ। अब ये छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। यानी अगर प्रथम पद के अंत में आ है और दूसरे पद के प्रारंभ में ई स्वर हो, ई का मतलब छोटी ई या बड़ी ई हो, तो आ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगर प्रथम पद में आपका आ है और दूसरे पद में ऊ स्वर है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि प्रथम पद के अंत में आ हो और दूसरे पद में री हो तो क्या हो जाता है, अर। अर स्वर कैसे निकलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्रीष्मर तुहु राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि। तो जहाँ पे अर का स्वर होता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, आ प्लस री का होता है। ठीक है, और जहाँ पर प्रथम पद के अंत में आ हो और दूसरे पद में री होता है तो आ और री मिलकर के क्या हो जाता है, अल हो जाता है। यानी अब हमको हमेशा क्या याद रखना है कि पहले पद की कंडीशन क्या है, आ, दूसरे पद में ई होने पर ए, ऊ होने पर ओ, री होने पर अर और री होने पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको हर संधि में एक शॉर्ट नोट देते हैं तो इसमें भी आपके पास एक शॉर्ट नोट क्या है कि यदि किसी शब्द को पढ़ने पर बीच में ए, ओ या अर स्वर प्राप्त हो हमें, तो ऐसे सभी शब्दों को हम गुण संधि में रखते हैं। यानी अगर हम किसी शब्द को पढ़ें और बीच में हमें ए, ओ या अर स्वर प्राप्त हो तो ऐसे सभी शब्दों को हम गुण संधि में रख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, गणेश। तो मिड में हम देख रहे हैं कौन सा स्वर आ रहा है, ए। नरेश में भी क्या है, बीच में ए स्वर है। नरेंद्र में भी ए है। देवेंद्र में भी ए स्वर है। महोदय में ओ है। महोत्सव में भी ओ है। सूर्योदय तो ओ निकल रहा है, सूर्यो, तो इसमें भी ओ स्वर है। गंगोदगम, इसमें भी आपका ओ स्वर निकल रहा है बीच में। गंगेति, तो इसमें बीच में कौन सा स्वर है, ए स्वर है आपका। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अन्योन्य लिखा हुआ है तो बीच में कौन सा हमें स्वर मिल रहा है, ओ। ठीक, तो यहाँ पे भी गुण संधि है। अब जरा इसको पढ़िए, देवर, तो यहाँ पे इस मिड में हमको कौन सा स्वर मिल रहा है, अर। राजर्षि, तो यहाँ पे भी बीच में हमको अर स्वर मिल रहा है। और ग्रीष्मर तुहु, तो यहाँ पे भी हमें बीच में अर स्वर मिल रहा है। ला का एक ही एग्जाम्पल आपका बनता है, जो शब्द आपका यहाँ पे बनता है तवल्लकार। ठीक है भाई, तो ये जो सभी शब्द हैं हमारे वो किस में आते हैं, आपके गुण संधि में आते हैं। ठीक भाई, तो पहचान तो हमें क्लियर हो गई कि किसी भी शब्द को पढ़ने पर अगर हमें बीच में ए, ओ या अर स्वर प्राप्त होता है तो ऐसे सभी शब्दों को हम गुण संधि में रख सकते हैं। अब हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पर हमको ये ए, ओ या अर स्वर प्राप्त होगा हम वहीं से संधि विच्छेद प्रारंभ करेंगे। अब संधि विच्छेद करने का पहला ही नियम आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रथम पद कहाँ पे समाप्त होना चाहिए, आ पे समाप्त होना चाहिए। और अगर ए लगा हुआ है इसका मतलब दूसरे पद में क्या होगा, ई होगा। अगर ओ लगा है तो इसका मतलब दूसरे पद में क्या होगा, ऊ होगा।
अगर अर लगा हुआ है तो इसका मतलब दूसरे पद में क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, और जहाँ पे अल का कंसेप्ट है इसका मतलब दूसरे पद में री होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसका मतलब पहला पद हमारा कहाँ पे खत्म होगा, आ पे, और दूसरा पद हमारा कहाँ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए आ का कंसेप्ट क्या है, या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। तो गणा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है आपका, गण। ठीक है भाई, तो गण हो गया, और प्लस दूसरे पद में ई के भी दो विकल्प है, या तो इश होगा या तो ईश होगा। तो इश कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, ईश। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, गण प्लस ईश। आपको ऐसे लिखना है, इसको आप ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस हलंत का मतलब क्या होता है कि अब इसमें आ स्वर नहीं है। तो गणेश का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा, गण प्लस ईश। ऐसे ही आपको नरेश करना है, तो नरा कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, नर, और प्लस दूसरी तरफ हमारा क्या बनेगा, ईश। ठीक है, नरेंद्र में भी देखिए नरा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, नर, और प्लस दूसरी तरफ इंद्र कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, इंद्र। तो नर प्लस इंद्र। यहाँ पे ए वाले सारे विकल्प हैं। देवेंद्र में भी देव प्लस इंद्र। महोदय में यहाँ पे ओ का कंसेप्ट है, तो पहला पद के अंत में आ ही होगा, तो मह कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, महा, और प्लस दूसरे पद में क्या होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, तभी हमको ओ मिलेगा। तो उदय कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, उदय, तो महा प्लस उदय। फिर देखिए महोत्सव में भी सेम कंसेप्ट है, मह कोई शब्द नहीं है, तो शब्द क्या होगा, महा प्लस उत्सव शब्द होता है, उत्सव कोई शब्द नहीं होता है। ये क्या बनेगा, सूर्य प्लस उदय। गंगोदकम में भी ओ का कंसेप्ट है, इसका मतलब आ प्लस उ, तो गंगा प्लस उद्गम। गंगेति में ए है, तो गंगा, गंग कोई शब्द नहीं होता, गंगा प्लस इति। ठीक है, अन्योन्य में देखिए ओ का है विकल्प यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले पद में आ और दूसरे पद में उ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, अन्य, और प्लस दूसरे पद में ऊन्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, उन्य। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अन्य प्लस उन्य। देवर्ष में अर का विकल्प है, तो पहला पद तो हमारा आ पे ही खत्म होगा, तो देव हो गया, और प्लस दूसरा पद हमारा कहाँ से शुरू होगा, री से शुरू होगा, तो देव प्लस ऋषि। आ और री मिलकर के क्या हो गया, अर हो गया। ऐसे राजर्षि में राज प्लस ऋषि। ग्रीष्मर्तु में ग्रीष्म प्लस ऋतु। ठीक है, और तवल्कार में तव प्लस लृकार होता है, यानी जो आपका शब्द बनेगा वो तव प्लस लृकार बनेगा। ठीक है, अगर इसमें भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमको कमेंट में बता सकता है, नेक्स्ट में हम आपको और भी क्लियर कर देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत आती है। अब देखिए ये तो संधि आपसे पूछी ही जाती है, आजकल जो मॉडर्न पेपर का पैटर्न बन रहा है उसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आ प्लस ई मिलकर बनता है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, दीर्घ संधि का कंसेप्ट क्या था, आ प्लस आ बड़ा, ई प्लस ई बड़ी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, री प्लस री डबल री। अब गुण संधि का कंसेप्ट क्या है, आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस री अर, और आ प्लस री क्या हो जाता है, अल हो जाता है। तो ये फॉर्मेशन भी आपको आनी चाहिए। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम यण संधि यानी इको यणच को आपको पढ़ाएंगे। ओके, चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड स्वर संधि शुरू कर रहे हैं, यण संधि। ठीक है, यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणच। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो सारी संधियों के सूत्र बने हैं वो आपके प्रत्याहार के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो अगर हम इस इको यणच सूत्र को तोड़ दें बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रत्याहार निकल रहे हैं। कौन कौन से, हमने यहाँ पे लिख रखा है, इक प्लस अच बराबर यण। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए आधा सूत्र लिखा हुआ है मैंने। इक प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ई उ री और लृ। जिनके पास नहीं है प्रत्याहार वाला, मेरे फर्स्ट वीडियो में प्रत्याहार पढ़ा हुआ है आपका। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर है, ई उ री और लृ।
अब देखिए अच में क्या होता है कि आपके सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। अच में क्या है, आपके सभी स्वर वर्ण हैं और इसके बाद बराबर में हमारा क्या लिखा हुआ है, यण प्रत्याहार लिखा हुआ है। तो देखिए यण प्रत्याहार हमारा कहाँ से कहाँ तक बना था, यहाँ तक, और इसमें भी हमारे कितने वर्ण थे, आपके 4 वर्ण थे। कौन कौन से, या, वा, रा और ला। तो यहाँ पे जो ये अण संधि है वो हमारी ये कह रही है कि यदि प्रथम पद के अंत में इक प्रत्याहार हो, अर्थात ई, उ, री या री वर्ण हो और दूसरे पद में कोई भी असमान स्वर हो। यहाँ पे असमान स्वर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ई के बाद ई आने लगेगा तो फिर तो हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी, ऊ के बाद ऊ आने लगेगा तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे नियम हमने क्या रखा है कि यदि इक प्रत्याहार अर्थात ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर हो, यानी प्रथम पद के अंत में अगर ई है तो दूसरे पद में ई नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी स्वर हो। ठीक है, प्रथम पद में यदि उ है तो दूसरे पद में उ नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी स्वर हो। री के बाद दूसरे पद में री नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी स्वर हो। और री के बाद दूसरे पद में री नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी स्वर हो। इसका मतलब ई, उ, री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो इन्हें हम क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल देते हैं। यानी ई हमारा किस में बदल जाएगा, या में, उ हमारा किस में बदल जाएगा, वा में, री हमारा किस में बदल जाएगा, रा में, और री हमारा किस में बदल जाएगा, ला में। यानी प्रथम पद के अंत में ई हो और दूसरे पद में कोई असमान स्वर हो तो ई हमारा या में, प्रथम पद में उ हो और दूसरे पद में कोई असमान स्वर हो तो उ का वा हो जाता है, प्रथम पद में री हो और दूसरे पद में कोई असमान स्वर हो तो री का रा हो जाएगा, और प्रथम पद के अंत में री हो और दूसरे पद में कोई असमान स्वर हो तो री किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है। हालांकि ये शॉर्ट नोट सब पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन 80 से 90% जो होता है ये आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखा है कि यदि किसी शब्द को पढ़ने पर आधा व्यंजन और उस आधे व्यंजन के पश्चात यानी आधे व्यंजन के तुरंत बाद या, वा, रा, ला वर्ण आए तो ऐसे सभी शब्दों को हम किस में रखेंगे, यण संधि में रखेंगे। यानी अगर हम किसी शब्द को पढ़ें और हमको आधा व्यंजन दिखाई दे और उस आधे व्यंजन के तत्काल बाद या, वा, रा, ला में से कोई व्यंजन होता है तो अधिकांश वो सभी शब्द हमारे किस में होते हैं, यण संधि के माने जाते हैं। एक दो एक्सेप्शनल होते हैं जो कि हमने कुछ बोर्ड पे लिख भी रखे हैं। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा शब्द क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय। तो हमने क्या देखा, आधा ता है और आधे ता के पश्चात क्या है, या। इसका मतलब इसमें हमारी कौन सी संधि है, यण। फिर देखिए अन्वय, अन्वय में भी आधा ना है और आधे ना के बाद वा है। फिर इधर देखिए प्रत्युषा, ता आधे ता के बाद क्या है, या है। फिर प्रत्यागमन में भी आधे ता के बाद या है। वध्वरि में धा के बाद वा है। वध्वादेश में भी आधे धा के बाद वा है। यद्यपि में देखिए द आपका संयुक्त अक्षर है जो कि किससे मिलकर बना होता है, द और या। इसका मतलब इस आधे दा के बाद इसमें भी या है, तो ये भी शब्द आपका किस में जाएगा, यण संधि में जाएगा। ना के बाद वा है तो ये भी यण संधि। यहाँ पे भी द्या व्यंजन आया जो कि संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर बना है, दा प्लस या। इसका मतलब यहाँ पर भी आधे दा के पश्चात क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो ये भी शब्द आपका यण संधि में चला जाएगा। अब देखिए पित्राज्ञा, ये त्रा शब्द बना हुआ है। त्रा शब्द हमारा क्या है, संयुक्त अक्षर है, किससे मिलकर बनता है, ता और रा। इसका मतलब आधे ता के बाद रा वर्ण आएगा, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, यण संधि में। मात्राज्ञा में भी सेम नियम है। पित्रादेश में भी त्रा है तो ये भी आपका सेम नियम है। और यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केसेस लिखे हुए, ये शब्द भी आपके यण संधि में आते हैं, जैसे पर्यावरण है और गुर्वा देश है, ये भी आपका यण संधि में ही आता है। ठीक है भाई। अब देखिए हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए एक शब्द आपका और आता है स्वागत। यहाँ पे भी देखिए आधा सा है और इसके बाद क्या है, वाह है, तो
तो ये भी आपका यण संधि में ही चला जाएगा। अब हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम नियम वाले देख लेते हैं। संधि विच्छेद वहीं से होगा जहां पर आपका आधा व्यंजन आएगा, हम वहीं से संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा आधा अक्षर कौन सा है, ता, ठीक है, और ता के बाद हमको कौन सा वर्ण मिल रहा है बेटा, या। तो इसका मतलब हमको या तभी मिलेगा जब इस ता पर कौन सा स्वर होगा, ई, क्योंकि ई के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो ई हमारा किस में बदल जाता है, या में। इसका मतलब इस आधे व्यंजन पे ई स्वर रहा होगा तभी हमको क्या मिल रहा है, या। तो देखिए हम ई कैसे लगाएंगे, तो एक शब्द आपका ई का बनेगा प्रति, तो प्रति कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, प्रति। तो पहले पद के अंत में ई हो गया। अब ई के बदले हमको यहाँ पे क्या मिल गया, या। ई के बदले हमें क्या मिल गया, या। तो जब हमारा ई या में बदल गया तो हमारा ता क्या हो जाएगा, अपने आप आधा हो जाएगा। यानी जब किसी व्यंजन से स्वर निकल जाएगा तो वो आधा हो गया और हमारा ई स्वर किस में बदल गया, या में बदल गया। अब देखिए इस या में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती है उसमें कौन सा स्वर होता है, छोटा आ। तो हमारे पास क्या बचा, आय, प्रति प्लस आय। तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रति प्लस आय। अब यहाँ पे देखिए ना के बाद क्या है, वा। अब हमको वा तभी मिलेगा जब इस आधे व्यंजन पे कौन सा स्वर रहा होगा, ऊ। जब आधे व्यंजन पे ऊ होगा तभी तो हमको क्या मिलेगा, वा मिलेगा। तो इसका मतलब अनु कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, अनु। अब ऊ के बदले हमको क्या मिल गया बेटा, वा मिल गया। और जैसे ही हमारा ये स्वर ना से हट जाएगा तो ना हमारा अपने आप क्या हो गया, आधा हो गया। और हमारा ऊ किस में बदल गया, वा में। वा में कोई मात्रा ना होने के कारण इस वा व्यंजन में भी कौन सा स्वर है, छोटा आ। तो अनु प्लस आय। कोई भी स्टूडेंट वाय नहीं लिखेगा क्योंकि ऊ के बदले हमको वा मिला और वा में कौन सा स्वर है, आ। और दूसरे पद में भी असमान स्वर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रत्यूषा लिखा है, आधे ता के बाद क्या मिल रहा है हमको, या। आधे ता के बाद या का मतलब है कि उस ता पे कौन सा स्वर होना चाहिए, ई। तो इसका मतलब क्या शब्द बन जाएगा, प्रति। ई के बदले हमको क्या मिल गया, या। और देखिए या पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ा ऊ। तो सीधे इसको हम वर्ण की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रति प्लस ऊषा। क्या बन जाएगा, प्रत्यूषा। प्रत्यागमन में देखिए ता के बाद या है तो इसका मतलब ता पे क्या होगा, ई होगा। तो प्रति, ई के बदले हमको क्या मिल गया, या। और या में देखिए कौन सा स्वर लगा है, बड़ा आ। इसको हम किस में लिखेंगे, वर्ण की फॉर्म में, यानी स्वर के फॉर्म में। तो प्रति प्लस आगमन। वध्वर में देखिए आधे व्यंजन के बाद वा है इसका मतलब आधे व्यंजन पे कौन सा स्वर होगा, ऊ होगा। तो वधु हो गया, ऊ के बदले हमको क्या मिल गया, वा। वा में कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ। तो वधु प्लस अरे, वध्वरी। वध्वादेश में भी सेम कंसेप्ट है, वधु प्लस आदेश। यद्यपि में देखिए द्या शब्द संयुक्त अक्षर है और दा के बाद हमको क्या मिल रहा है, या। इसका मतलब दा पर कौन सा स्वर होना चाहिए बेटा, छोटी ई या बड़ी ई। तो क्या बनेगा, यदि। यदि हो गया। और चूंकि द्या में और ई के बदले हमको क्या मिल गया, या मिल गया, तो दा और या मिल करके द्या हो गया। द्या में कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा स्वर माना जाएगा, छोटा आ। तो यदि प्लस अपि। अन्वेषण में ना के बाद वा है, इसका मतलब ऊ होना चाहिए ना पे। तो अनु, ऊ के बदले वा मिल गया। वा पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए। इसको हम वर्ण की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अनु प्लस एषण। नदीदगम में भी द्या है तो क्या बनेगा, नदी। ई है, ई हमारा या में बदल जाएगा तो द्या बन जाएगा। और द्या में कौन सा स्वर लगा हुआ है, छोटा ऊ। तो नदी प्लस उद्गम। पित्राज्ञा शब्द भी संयुक्त अक्षर है जो कि किससे मिलकर बना है बेटा, ता और रा। इसका मतलब प्रथम पद के अंत में री स्वर होना चाहिए
और दूसरे पद में जब असमान स्वर होगा तभी हमारा री किस में बदल जाएगा, रा में। तो इसका मतलब आधे व्यंजन पे कौन सा स्वर होना चाहिए, री, तो पितृ हो गया। अब री हमारा किस में बदल जाएगा बेटा, रा में, जब दूसरे पद में असमान स्वर होगा। तो ये जब री हमारा रा में बदल जाएगा तो आधा ता और रा मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रा। और देखिए त्रा में कौन सा स्वर लगा है, बड़ा आ, तो पितृ प्लस आज्ञा। ऐसे ही हमारा मात्राज्ञा बनेगा, मातृ, नीचे री स्वर लगेगा, मातृ प्लस आज्ञा। पित्रादेश में भी पितृ प्लस आदेश, ताकि नीचे री स्वर लगाएंगे आप लोग। पर्यावरण और गुरुवादेश एक्सेप्शनल में लिखा है तो पर्यावरण, तो यहाँ पे जो शब्द बनता है पा के बाद या आ रहा है क्योंकि रा को अर की फॉर्म में लिखा गया है। तो जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो परि प्लस आवरण। अब देखिए रा व्यंजन पे हमारा ई स्वर लगा है तो ई हमारा किस में बदल जाएगा बेटा, या में। और जब हमारा ई या में बदल जाएगा तो रा हमारा आधा हो जाएगा, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, अर की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, पर्यावरण। गुरुवादेश में भी देखिए आपका क्या बनेगा, गुरु वा है तो इसका मतलब ऊ होना चाहिए, तो गुरु प्लस आदेश। ये दोनों एक्सेप्शनल नियम है लेकिन ये भी यण संधि में आते हैं, गुरुवादेश। स्वागत में देखिए सा के बाद वा है तो इसका मतलब सा पे ऊ स्वर होना चाहिए, तो सु, ऊ के बदले हमको क्या मिल गया, वा, और वा में कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ा आ, तो सु प्लस आगत। तो ये हो गया आपका स्वागत। ये हो गई आपकी कंप्लीट यण संधि, जिसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ई प्लस आ बराबर या, यानी ई के बाद चाहे कोई भी स्वर हो, ई को छोड़ करके तो क्या हो जाएगा, या। ऊ प्लस आ बराबर वा, री प्लस आ बराबर रा, री प्लस आ बराबर ला, या ई प्लस ए बराबर तब भी या होगा, ऊ प्लस ए बराबर तब भी वा होगा। यानी ई ऊ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई या में, ऊ वा में, री रा में और री ला में बदल जाता है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ से आपकी यण संधि फिनिश होती है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में भेजिएगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।